तो फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब जो अगली वैकेंसी होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो कंप्यूटर ऑपरेटर आरओ और एआरओ की होगी। लेकिन ये वैकेंसी कब निकलेगी इसका किसी को नहीं पता है फ़िलहाल। आनी है, बहुत जल्द आनी है, लेकिन किस तारीख तक आएगी ये कोई नहीं बता सकता। जो बता रहे हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब तैयारी करते रहिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज वाली वैकेंसी हो रही है और ग्रुप सी डी की भी हो गई है। अब जो बची है आर ओ ए आर ओ की ही बची है और ये आनी ही है अब। तो इसके लिए अब तैयारी शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज़ 2021 में आर ओ ए आर ओ एन टी ए ने कराया था, लेकिन अब एन टी ए ने मना कर दिया कि वो अब कोई भर्ती नहीं कराएगा, सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा। तो हो सकता है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की आर ओ ए आर ओ भर्ती जो पहले जैसे होती थी, किसी एजेंसी को दिया जाता था तो वैसे ही कराई जाएगी। अगर एन टी ए मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाहर की एजेंसी से ही कराना होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल सिलेबस की, डिटेल सिलेबस की, और ये एग्ज़ाम होता कैसे और कैसे होगा। इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, ऑफलाइन ये नहीं भरा जाता है। इसकी जो फीस रहती है पहले भी 800 थी, इस 2021 में भी 800 रही थी और चांसेस है कि 800 ही रहे। वहीं एस टी एस सी ऑफ उत्तर प्रदेश कैंडिडेट के लिए 600 रहती है। दूसरी चीज़, थंब इम्प्रेशन अपना मतलब आधार कार्ड से जो बायोमेट्रिक होता है, अगर उसको अपडेट करा लेते तो ज़्यादा सही रहता है। वहाँ जाके जब चेकिंग होती है और थंब प्रिंट देने होते हैं तो कभी कभी मैच नहीं करता है लोगों का, तो इससे दिक्कत आती है। तो वैकेंसी आने से पहले अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा ले ताकि कोई दिक्कत ना हो, और फ़ोटो उसकी अपडेट करा ले क्योंकि आधार कार्ड बहुत पुरानी फ़ोटो थी तो दिक्कत करता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। 2021 के पहले क्या होता था कि पहले ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन पहले होता था, उसके बाद आंसर की आती थी, फिर रिज़ल्ट आता था, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होता था। लेकिन जब एन टी ए ने कराया 2021 में, तो कंप्यूटर टेस्ट का जो टाइपिंग टेस्ट होता वो भी उन्होंने साथ ही ले लिया था। लेकिन अब एन टी ए हट गया है तो हो सकता है फिर पुराने पैटर्न पे ही लोग जाए। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर ए आर ओ और आर ओ की वैकेंसी है उनमें सिलेबस लगभग सेम ही होता है। आर ओ ए आर ओ में सिलेबस में बस खाली एक में रीजनिंग आती है और दूसरे में एप्टीट्यूड आता है, बस यही एक अंतर है। बाकी सिलेबस पूरा वही का वही रहता है। टाइपिंग टेस्ट में वही 500 वर्ड रहते हैं, आपको टाइप करने रहते हैं, एक फॉर्मेट दिया जाता है उसी को कॉपी करना रहता है बस। यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, ये खाली ऊपर ही ऊपर सिलेबस दिया गया है। इसके अंदर की डिटेल सिलेबस भी हम देखेंगे अभी। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 एमसीक्यूज होते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है और 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे मिलते हैं यानी 180 मिनट इसके लिए दिए जाते हैं। और वहीं जो टाइपिंग होती है वो इंग्लिश में ही टाइप करना होता है, 50 मार्क्स की होती है वैसे, और 20 मिनट उसके लिए दिए जाते हैं। 2021 वाली वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ग्रुप सी और डी की जो भर्ती आई थी उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी शायद, और हो सकता है इस बार जो वैकेंसी है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग ना हो। इस वैकेंसी में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा हो या डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या फिर ट्रिपल सी हो। इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है और आप अपियरिंग में हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। डिग्री आने के बाद अगर ये फॉर्म आता है तो ही आप इसको भर सकते हैं। अब हम इस पर बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। देख लेते हैं इसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो चलिए इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस की, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ और कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसमें इतिहास पूछा जाएगा आपका। हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी आपको शुरू से लेकर, हड़प्पा से लेकर गांधी जी तक यानी देश की आज़ादी तक, ये आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरण यानी फ्रीडम स्ट्रगल फेज जो थे वो पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि जैसे 1857 से लेकर 1947 तक इसमें जो घटनाएं हुई हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको खासकर पढ़ना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या थे, फिर कब क्या हुए,
और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन थे, पहले गवर्नर, पहले मुख्यमंत्री, ये सब पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर है यूपी के प्रमुख आंदोलन जो मूवमेंट्स हुए थे उत्तर प्रदेश में खासकर, उसे पढ़ना पड़ेगा। फिर है प्राचीन से आधुनिक काल तक, यानी लिटरेचर फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न हिस्ट्री, ये पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको हिस्ट्री ऑफ अ वर्ल्ड भी पढ़ना पड़ेगा 18वीं शताब्दी तक, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, 2 इनके बारे में, या जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, वो पढ़नी पड़ेंगी। फिर इसके बाद है औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको खासकर पढ़ना पड़ेगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फ्रेंच डच कंपनीज के रेवोल्यूशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। कोलोनाइजेशन भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बाउंड्रीज खासकर याद रखनी पड़ेंगी कि इंडिया की बाउंड्री कौन कौन से देश से लगती हैं, उन बाउंड्रीज का नाम क्या है, और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री किस किस राज्यों से लगती हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और थोड़ा बहुत आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये पूंजीवादी समाजवादी जैसी घटनाएं, इनके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद जो है करंट अफेयर्स रहेगा, और ख़ासकर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स खासकर आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आने की संभावना है। उसके बाद आपका ब्रिक्स है, एससीओ है, ये सारी घटनाएं पूरी आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा जो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा वो इन्वेंशंस, खासकर किस चीज़ की डिस्कवरी किसने की थी, ये पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि अक्सर आता है कि ये कोई खिलाड़ी है, ये किस खेल से संबंधित है, या इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको बोटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, और ख़ासकर बायोलॉजी में विटामिन ज़रूर पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, ये खासकर आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, और भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे नई संसद बढ़ी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। यह हमारी जो पुरानी संसद थी, कितने सीट्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। और इम्पॉर्टेंट डेट्स खासकर पढ़िएगा, जैसे कि वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, वर्ल्ड साइंस डे क्या होता है, इनके थीम्स क्या होते हैं, ये खासकर पढ़ना पड़ेगा। और बुक्स और ऑथर के बारे में ज़रूर आता है, और जो करंट अफेयर में बुक्स एंड ऑथर रहता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किनको मिला था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद आता है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का सिलेबस, इसमें आपको नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेक्स एंड सीज पूरे इंडिया में कहाँ क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा, और टूरिज़्म के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। फिर जो अगला मेन टॉपिक रहता है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स रहता है, कि आज़ादी के लिए हमारे लिए कौन कौन से मूवमेंट्स आए थे। गांधी जी खासकर पढ़िएगा, वो बहुत पूछा जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, इससे बहुत क्वेश्चन होते हैं। फिर पार्टीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, कि म्यांमार कब अलग हुआ, बांग्लादेश और इन पाकिस्तान के बारे में ये ज़रूर आता है पार्टीशन का। इंडियन नेशनल मूवमेंट और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, कब कौन प्रेसिडेंट बना आईएनसी का, और कहाँ कहाँ सेशंस हुए थे। फिर खिलाफत मूवमेंट और होम रूल लीग मूवमेंट, एनी बेसेंट, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर, इनके बारे में खास कर पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो है इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस यानी भारतीय राजनीति और शासन के बारे में, संविधान, आर्टिकल्स, और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो जो आर्टिकल्स हैं, या फिर करंट जो चल रहे हैं आर्टिकल जो न्यूज़ में होंगे, वो पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी यानी पॉलिटिकल सिस्टम, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये पढ़ना पड़ेगा। सोशल सेक्टर, डेमोग्राफिक और गवर्नमेंट स्कीम उत्तर प्रदेश की और भारत सरकार की, वो ज़रूर खासकर पढ़नी पड़ेगी। और अगल बगल राज्य की और जो फेमस स्कीम होंगी वो पढ़नी पड़ेंगी। जनसंख्याकी यानी डेमोग्राफिक के बारे में होना चाहिए। और पंचायत राज
राइट इश्यूज और पॉलिसीज़ यानी पंचायती राज सार्वजनिक नीति के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स के बारे में और इससे रिलेटेड पॉवर्टी, ये आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, ज़्यादातर क्वेश्चन गलत ही होते हैं। गलत इन द सेंस बच्चे गलत उसमें टिक करते हैं आंसर, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर ठीक से उतना ब्रॉड होता है कि कितना पढ़े डीपली ये नहीं पता होता है। एग्रीकल्चर में आपको खासकर जो पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर के बारे में और शिल्प क्राफ्ट के बारे में, ट्रेड कॉमर्स और फॉरेन ट्रेड के बारे में। इसके अलावा खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स, इस टाइप की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। कौन सी फसल किस सीज़न में लगती हैं, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और करंट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम आई होगी वो पढ़ना पड़ेगा। फिर अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन और इकोलॉजी यानी जनसंख्या, शहरीकरण, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है या कौन सी नई जगह एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगी, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के गवर्निंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में खासकर कैनाल्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा और कौन से पोर्ट्स इंडिया कहाँ कहाँ बना रहा है ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और जैसे कि फेमस पोर्ट्स है अपना चाबहार पोर्ट्स जो इंडिया ने डेवलप किया था ईरान में, इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और क्लाइमेट चेंज, वेजिटेशन और सॉइल के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, ये खासकर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। उत्तर प्रदेश की नदी खासकर आपको पढ़नी पड़ेगी, कौन सी नदी कहाँ मिलती है और उस नदियों का नाम कि दूसरे देश यानी जब बांग्लादेश में वो एंटर करती है तब उनका नाम क्या होता है। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास से नियोजन यानी रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, इनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। विकसित देशों का क्षेत्रीय भूगोल और विकासशील देशों का क्षेत्रीय भूगोल, ये नॉलेज होनी चाहिए। और हरित क्रांति टाइप की चीज़ यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, इनके फादर कौन थे, ये खासकर पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सॉइल और क्रॉप्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और इरिगेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश का कैसा है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार के बारे में भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खासकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स कौन सी हैं, मेजर फोक सॉन्ग या फोक डांस देश का भी और उत्तर प्रदेश का भी, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, एजुकेशनल स्कीम कौन कौन सी चली हैं, लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश के बारे में, और ख़ासकर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या ज़्यादा रहता है, एक तो सिटी का अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश, नॉन वर्बल सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक से रिलेटेड रैंकिंग रहती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी निर्णय लेने की क्षमता, इक्वलिटीज़, समराइजेशन एंड कंक्लूजन, इसका क्वेश्चन जरूर रहता है। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, मिसिंग नंबर, ये ज़रूर रहता है। इंग्लिश के सिलेबस में जो रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी है, एरर फाइंड करना, पैराग्राफ टाइप, एरर कनेक्शन, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन, अरेंजमेंट, पैसर, रिप्लेसमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये रहता है। साथ ही में आइटम ऑफ फ्रेजेस भी आता है, सेंटेंस करेक्शन और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसके बारे में ज़रूर आता है। फिर जो अगला है हिंदी का सिलेबस, हिंदी के सिलेबस में आएगा संज्ञा, विशेषण और एक वाक्य में क्रिया का प्रयोग, हिंदी में पत्र लेखन, शब्द गठन, सर्वनाम, खाली स्थान भरना, वाक्यों में त्रुटि, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब चीज़ें हिंदी की रहेंगी सिलेबस में। इसके अलावा जो कंप्यूटर का रहता है, कंप्यूटर का इतिहास पता होना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, डेटाबेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के, ये पता होना चाहिए। और
थोड़ी ऊपर नॉलेज होनी चाहिए विंडो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अलावा इंटरनेट का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए और उसमें प्रोटोकॉल जैसे HTTP क्या होता है, इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, ये होना चाहिए। रैम, रोम, मेमोरी स्टोरेज इसकी जानकारी हो। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट ये ज़रूर आता है। इसके अलावा शॉर्टकट कीज बहुत पूछे जाते हैं और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सिक्योरिटी टूल्स और वायरसेस के बारे में। तो ये कुछ हमारा सिलेबस है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का था और मैं पुराने पेपर्स अब इसमें सॉल्व करूँगा, उसको डालूँगा 10 क्वेश्चन करके और उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा।